नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सेहतमंद जिंदगी में आपका मेजबान अथर काज़मी आपका खैर मक़दूम करता है। हम आज बात करेंगे खून से रिलेटेड उन तमाम चीज़ों पर जो कि ज़िंदगी की सबसे ज़रूरतमंद अशिया में शुमार की जाती है। खून जो एक दूसरे में ट्रांसफ़र किया जाता है, या यूँ कहा जाए कि खून का डोनेशन और उनकी शरायत क्या हैं, इस तमाम पहलू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ एक मशहूर मारूफ शख्सियत मौजूद हैं, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी, इराज मेडिकल कॉलेज लखनऊ, और आप डायरेक्टर भी हैं ब्लड बैंक इराज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में। आपकी दो मुख्तलिफ किताबें ब्लड बैंक के उन्वान से शाया हो चुकी हैं और मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई जाती हैं। मेरी मुराद प्रोफेसर रियाज मेहंदी साहब से। डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, पहला सवाल जो ये है कि डोनर के लिए क्या शरायत होना ज़रूरी है? हमारे नाज़रीन को बताएं कि कौन शख्स ब्लड डोनेट कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, लोगों के जहन में तस्वुर ये है कि कोई भी ब्लड दे सकता है, लेकिन ज़्यादातर डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ये तय करते हैं कि ब्लड का डोनेशन जो है वो बिल्कुल आखिरी मरहला होता है और उसको उसी जगह इस्तेमाल करना चाहिए, ब्लड डोनेशन जहाँ बहुत सख्त ज़रूरत हो उसकी। और ब्लड डोनेशन के खुद बहुत से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के, जो मरीज़ को दिया जाता है। इसलिए कोशिश ये की जाती है कि जो मरीज़ ब्लड डोनेट ट्रांसफ्यूजन जिसको दिया जा रहा है, इसको ब्लड दिया जा रहा है, ऐसा ना हो जाए कि कहीं वो ठीक होने के बजाय कुछ और बीमारियां लेके चला जाए। इसलिए उसके लिए बहुत एहतियात की ज़रूरत है, और ये एहतियात शुरू होती है डोनर जो है, जो ब्लड डोनेट कर रहा है, उसकी स्क्रीनिंग से। उसके लिए सबसे पहली शर्त तो ये है कि ब्लड डोनर जो है वो बहुत सेहतमंद, बहुत हेल्दी होना चाहिए। अब हेल्दी तो बड़ा वेग सा टर्म है, उसके लिए क्या कंडीशन है? कुछ कंडीशन तो बहुत आम सी लोग समझ सकते हैं कि उम्र का तकाजा ये है। 18 साल से कम उम्र का आदमी खून नहीं दे सकता, 60 से ज़्यादा का नहीं देना चाहिए, क्योंकि स्पेशल कंडीशन को छोड़ दीजिए, 18 से कम का नहीं होना चाहिए। हीमोग्लोबिन जो, जिससे पता चलता है कि अनीमिक तो नहीं है, तो जिसका खुद खून यानी हीमोग्लोबिन कम है, वो दूसरे को क्या देगा? इसलिए कम से कम 12.5 ग्राम 12.5 ग्राम पर डेसीलीटर उसका हीमोग्लोबिन होना चाहिए, वही डोनेट कर सकता है। इसमें वेट की भी शर्त है, क्योंकि आदमी के वेट के ऊपर उसका ब्लड वॉल्यूम होता है कि कितना उसके अंदर खून है जिस्म में। तो जो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जो रिवाज है, जितना हम खून लेते हैं एक आदमी से 350 सीसी मिलीलीटर, उसके लिए कम से कम उसका 45 केजी 45 किलो वजन होना चाहिए। ये तो चीज़ें हैं जो मामूली सी चीज़ें टेस्ट की जाती हैं। इसके अलावा एक पूरा बहुत लंबा चौड़ा एक क्वेश्चनायर होता है जो मरीज़ को दिया जाता है, जिसको जो खुद पढ़ सकता है वो उसको खुद अपने टिक लगा देता है, ये और नहीं पढ़ा लिखा शख्स है तो हमारे टेक्नीशियन जो हैं वो पढ़ करके एक एक सवाल उससे करते रहते हैं। देखिए, हर चीज़ के लिए टेस्ट करना ब्लड में मुमकिन नहीं है, इसलिए कोशिश ये होती है कि आधे से ज़्यादा स्क्रीनिंग जो है वो डोनर की सवालों के ऊपर हो जाए। उससे पूछा जाता है कि भाई तुमने इससे पहले कभी खून दिया, और किस बीमारी में दिया था, क्या दिया था तुमने खून, यानी कितने दिन का वक्फा हो गया, उससे ये मालूम करने की कोशिश की जाती है। और तुम कोई दवाएं तो नहीं खा रहे हो, तुम्हें डायबिटीज़ की शिकायत तो नहीं है, और तुमको किसी और किस्म की बीमारी तो नहीं है। ख़ास तौर से ये पूछा जाता है कि तुम्हें कहीं जॉन्डिस, पीलिया जिसको यरखान कहते हैं, ये मरज़ नहीं रहा है, या टीबी का शिकार तो नहीं, उसकी अलामत उसको नहीं भी मालूम है, तुम्हें बहुत ज़्यादा खांसी तो नहीं आती है। तो इस किस्म के बहुत से सवालात होते हैं जो उससे किए जाते हैं मरीज़ से, वो उसका जवाब देता चला जाता है। दूसरे ख़ास चीज़ जो है वो डोनर के लिए आज की क्या है, जो हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में हो गया कि प्रोफेशनल डोनर जिन्हें कहते हैं, जो एक ज़माने में बहुत आम था कि पैसे लेकर के किसी के लिए खून देने के लिए तैयार हो जाते थे। काफ़ी लोग हैं इस तरह जी, इस किस्म के लोग अभी भी मिलते हैं, हालांकि उनको डिस्कार्ड किया जाता है, और हमारे सुप्रीम कोर्ट से ये कानून भी पास हो चुका है, और दुनिया में तो है ये कि ये बैंड है, आप किसी प्रोफेशनल डोनर से नहीं ले सकते। क्यों? कि वो पैसे की लालच में आज यहाँ खून दे रहा है, और जो 3 महीने का वक्फा, आपको सवाल हाल में मैं बाद में वजाहत कर दूंगा, तो वो कहीं और जाकर के ब्लड देता है, क्योंकि उसका आज भी पैसा चाहिए, कल भी चाहिए। और इस किस्म के सारे लोग जो है अक्सर देखेंगे वो नशे के शिकार होते हैं, तो उनकी हम लोग पहचान कर लेते हैं कि उनमें बहुत सी मल्टीपल प्रिक्स दिखाई दे जाती हैं कि उन्होंने खून दिया है या ड्रग का निशान है। तो इस किस्म के सारे लोगों को हिस्ट्री के बेसिस पे, सवाल के बेसिस पर ही उनको डिफ़र हम कहते हैं, उससे हम खून नहीं लेते उन लोगों से।
तो सारा इसका मकसद, पूरा प्रोसीजर ये है कि बहुत हेल्दी होना चाहिए, किसी किस्म की बीमारी ना हो, और यहीं पे बात खत्म नहीं होती है। फिर उसको बाकायदा डॉक्टर जो है उसका ब्लड प्रेशर चेक करता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए, उसकी पल्स चेक की जाती है, उसका यानी हार्ट और लंग्स, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। जब इस मरहले से गुजर चुका होता है वो, तब वो ब्लड देता है। लेकिन ब्लड का डोनेशन वो फौरन मरीज को नहीं दिया जाता है ब्लड, इसके बाद भी उस ब्लड जो देता है उस पर बहुत से टेस्ट किए जाते हैं। खास तौर से 5 टेस्ट जो हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। ये ज़रूर बताएं नाज़रीन को, खास तौर से ये सवाल वो बहुत। 5 टेस्ट जो हैं जो बाकायदा दुनिया में हर जगह किए जाते हैं, और ख़ास तौर से वो कानून है, यानी लॉ है वो। उसके बगैर आपने एक भी टेस्ट उसमें कम किया और उसकी मुहर लगाई जाती है ब्लड बैग के ऊपर, तो आप ब्लड नहीं दे सकते किसी मरीज को। एक तो है हेपेटाइटिस बी, एक है दूसरी है हेपेटाइटिस सी, तीसरा एड्स, सब आदमी नाम जानते हैं, HIV, इसके लिए टेस्ट किया जाता है, मलेरिया और सिफिलिस। ये 5 के लिए टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है उस ब्लड का। और जब ये 5 बीमारियां उसमें नहीं पाई जाती डोनर के ब्लड में, नेगेटिव होता है, तभी वो ब्लड आगे बढ़ाया जाता है किसी को देने के लिए। एक चीज़ और, खाली पेट में डोनेट नहीं कर सकता, उसको नाश्ता किए होना चाहिए, कुछ खाए पिए हो। हम लोग पहला सवाल करते हैं, भाई कुछ खाया पिया भी है तुमने, नाश्ता करके आए हो? तो उसने कहा नहीं है। अच्छा, रमज़ान के महीनों में ख़ास तौर से मसला आ जाता है, साहब चले आए रोज़े से हैं और चले आए कि साहब मुझे खून देना है, उनसे कहा जाता है माफ़ कीजिएगा, आप इफ्तार के बाद तशरीफ़ लाइएगा। तो खाली पेट आदमी खून नहीं दे सकता, वो उसमें इम्कानात, मरीज़ के लिए कोई परेशानी नहीं है, ब्लड डोनेट करने वाला खुद उस पर बुरे असरात हो सकते हैं, उसको चक्कर आ सकता है, बेहोश हो सकता है वो। डॉक्टर साहब बड़ी तफसील से बताया। दूसरा सवाल, जैसे आपने प्रोफेशनल डोनर्स की बात की, जी जी। तो अब यहाँ पे सवाल उठता है कि क्या एक डोनर एक से ज़ायद बार कब और कैसे डोनेट कर सकता है, कितना वक्फा होना चाहिए? जी जी जी, ये भी बहुत ज़रूरी मालूमात है। कम से कम 3 महीना, 3 महीना अगर आज ब्लड डोनेट किया है किसी ने, तो वो 3 महीने के बाद दोबारा दे सकता है खून, ये शर्त रखी जाती है वो। इसलिए भाई अक्सर लोगों के साथ मसला हो जाता है, किसी के घर में कोई बहुत ज़्यादा डोनर नहीं है, तो वो कोशिश, भाई अजीज़ हैं, बीवी है, बच्चा है, उन्होंने आज दिया, 1 महीने बाद फिर ज़रूरत पड़ेगी उसको, फिर वो हाजिर हो गए, तो मुमकिन नहीं है वो। तो 3 महीने का वक्फा ज़रूरी है। बहुत ही आम गलतफहमी है ख़ास तौर से हिंदुस्तान में, कि मैंने खुद देखा है, क्योंकि हम लोग जब पढ़ते थे तब देखा, और एक अजीब सा वाक़या हुआ था। एक शख्स की बीवी, उसको बच्चा होने वाला था, वो मर गई, लेकिन उसके शौहर ने और उसके घरवालों ने खून नहीं दिया कि कमज़ोरी आ जाएगी। हिंदुस्तान में ख़ास तौर से बड़ी गलतफहमी है, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। जो खून शख्स देता है कोई, वो बाकी खून तो उसका तकरीबन 24 से 36 घंटे के अंदर बन जाता है। हीमोग्लोबिन पूरा नॉर्मल होने में वक्त लगता है, आयरन स्टोर जो कहते हैं उसके अंदर, उसमें 3 महीना लगता है। कतई कोई कमज़ोरी नहीं होती, बल्कि एक मसल मशहूर है, उसको हम मेडिकल टर्म लिखते हैं, नया खून नई जवानी, ये है। जी हाँ, तो ये एक मसल तो किसी और वजह से थी, मगर ये हकीकत में ऐसा होता है, क्योंकि उसके बाद जो नए सेल्स बनते हैं, नए आरबीसी बनते हैं, उनमें ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। बल्कि एक वाक़या मैं आपको बताऊं कि एक बार ऐसा हो चुका है कि एक इंटरनेशनल प्लेयर एथलेटिक्स का था, वो बैन इसलिए किया गया दौड़ने से कि वो खून डोनेट करता था जाकर के, ताकि मेरा फिर नया खून बन जाए और मैं ज़्यादा तेज़ दौड़ सकूँ, मैं स्टेमिना बढ़ जाए, एग्जैक्टली उसका स्टेमिना बढ़ जाए। तो कतई कोई तकलीफ नहीं होती, कोई बीमारी नहीं होती, थोड़ी एहतियात बस डोनेट करने के बाद 24 घंटे तक करनी पड़ती है। वो बता दिया रहता है कि भाई पानी ज़्यादा पियो, कॉफ़ी पियो, पानी पियो, जो चीज़ मैंने भी क्या, शराब के अलावा बाकी पीने वाली चीज़ें पी सकते हो, पियो खुशी के साथ, और उसके अलावा बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव पे ना जाओ, एक्सरसाइज वगैरह ना करो, बाकी कोई परेशानी की बात नहीं, बहुत अच्छा है सेहत के लिए। आपने बड़ी तफसील से बताया। डॉक्टर साहब ख़ास ये भी है कि डोनर के लिए उसके बाद जब ब्लड वो डोनेट कर चुका होता है, तो ग़िज़ा पे ख़ास तौर से उसके डाइट के ऊपर कुछ आप बताना चाहेंगे हमारे नाजरीन को, कि उस डोनर को ख़ास कुछ ग़िज़ा की ज़रूरत होती है? देखिए, बहुत खास ग़िज़ा के लिए तो हम लोग ऐसा कहा नहीं रहते, ख़ास तौर से ये ज़रूर बताया रहता है डोनेशन के बाद, फ्लूइड्स यानी पानी, कॉफ़ी, जूसेस, ये चीज़ें लो तुम। हाँ, बाकी नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा हीमोग्लोबिन कम नहीं होता कि उसको ज़रूरत पड़ जाए आयरन लेने की वगैरह की। वो नेचुरल कोर्स में 3 महीने का वक्त सील दिया रहता है, वो सप्लीमेंट हो जाता है। वो बस सिर्फ अगले 24 घंटे तक उसको कायदे से पीने वाली चीज़ें, कॉफ़ी, पानी वगैरह और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले सकता है, लेना चाहिए उसको, बाकी कोई चीज़ नहीं। डॉक्टर साहब अगला सवाल, किन हालात में मरीज को ये खून दिया जा सकता है? देखिए, ऐसा है कि खून की ज़रूरत तो बहुत सी कैफियत हैं, बहुत सी कंडीशन में ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ख़ास तौर से उस वक्त ज़रूरत पड़ती है जब बदन से बहुत ज़्यादा खून निकल चुका हो,
किसी किस्म का, वो किसी एक्सीडेंट के सिलसिले में भी हो सकता है, किसी ऑपरेशन की वजह से भी हो सकता है, या कोई ऐसी बीमारी है मरीज को जिससे ब्लड उससे निकल रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, इन सब चीज़ों में ज़रूरत पड़ती है उसका एक खास क्राइटेरिया है। और ब्लड कब दिया जा सकता है उसके लिए कुछ तंजीमें हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं, खासतौर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसे WHO कहते हैं वो है, और अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ब्लड बैंक्स AABB है। हमारे हिंदुस्तान में नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है NACO, ये सब ने अपने गाइडलाइंस दी हुई है, क्राइटेरिया दिया हुआ है कि कब मरीज को खून देना चाहिए। तो एक ये है कि भाई मान लीजिए कि अगर उसके बदन से यानी तकरीबन 1 लीटर से ज़्यादा खून अगर निकल चुका है किसी वजह से, तो उसको खून दिया जाना चाहिए। ऑपरेशन, मेजर ऑपरेशन के लिए जा रहा है, पेट का ऑपरेशन है, या डिलीवरी से पहले औरत के पहले या बाद में किसी वजह से बहुत ज़्यादा खून ज़ाया हो चुका है, तो उसको ब्लड दिया जा सकता है और दिया जाना चाहिए, ज़रूरत समझता है, सर्जन जैसा समझे। अनीमिया के केसेस में जिसमें खून की कमी हो जाती है, लोगों का ख्याल ये है कि भाई खून की कमी है, खून चढ़वा दो उनको। तो मैंने जैसा कि पहले बताया कि देखिए, खून चढ़ाना सबसे आखिरी यानी मरहला समझना चाहिए, क्योंकि खून की कितनी भी जांच हो जाए, इस बात का खदशा हमेशा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई बीमारी खून के जरिए ट्रांसमिशन हो जाए उसका। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये उठता है कि एक मरीज को किन हालात में खून की ज़रूरत पड़ सकती है? जी, खून की ज़रूरत तो बहुत से हालात में पड़ती है, लेकिन ये डॉक्टर की ये कोशिश होती है कि खून उसी वक्त दिया जाए जब बहुत ज़रूरी हो, क्योंकि गैर ज़रूरी सूरतों में अगर खून दे दिया गया तो उसके फ़ायदे कम, नुकसान ज़्यादा हो सकते हैं। तो जहाँ बहुत ज़्यादा खून बदन से निकल चुका है, एक्सीडेंट वगैरह जैसे कि मैंने पहले भी बताया, लेकिन एक ये लोगों के जहन में गलतफहमी रहती है कि साहब खून की कमी बदन में है, जिसको अनीमिया कहते हैं, तो खून चढ़ा दो। नहीं, मैंने बताया ना, उसके लिए कुछ ख़ास शराइत हैं, कुछ कंडीशंस हैं, गाइडलाइंस हैं, जो AABB, NACO जो हिंदुस्तान की ऑर्गेनाइजेशन है, ये WHO वगैरह ने दिया हुआ है। अनीमिया के लिए कहा जाता है कि अगर हल्का अनीमिया है, खून की कमी है, तो आयरन के कैप्सूल वगैरह से, उन चीज़ों से मतलब ठीक किया जा सकता है, ग़िज़ा से किया जा सकता है, डाइट है। जब 8 ग्राम से कम अगर हीमोग्लोबिन है, तो खून चढ़ाया जा सकता है उसको। ये तो अनीमिया के लिए कंडीशन है। अब उसके लिए और मुख्तलिफ चीज़ें, अच्छा, खून जो आपने कहा कि वो खून तो ऐसा है कि अब आप खून में सिर्फ खाली रेड सेल ही नहीं होते, सिर्फ ऐसा नहीं होता है, बल्कि खून में और भी चीज़ें होती हैं उसके अंदर। वो उसके लिए अलग अलग शराइत हैं, जो प्लाज्मा है कब चढ़ाया जा सकता है, प्लेटलेट कब चढ़ाया जा सकता है। लेकिन ये ज़रूर है कि खून की ज़रूरत, अगर एक्सीडेंट में 1 लीटर से ज़्यादा खून निकल चुका है, या कोई भी ब्लीडिंग हो रही है किसी बीमारी की वजह से, किसी तकलीफ की वजह से, हेमरेज है, उसमें खून चढ़ाया जाएगा। या ये कि अगर अनीमिया है तो 8 ग्राम से कम अगर हीमोग्लोबिन है तो खून चढ़ाया जाएगा। डॉक्टर साहब, अब सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है वो जी। ये कि कभी कभी डायलिसिस जो होती है, जी। किडनी फेल्योर हो जाता है, जी जी। उसमें जो खून चढ़ाया जाता है, क्या उसकी ज़रूरत के हिसाब से वो खून चढ़ाया जा सकता है? नहीं, देखिए, डायलिसिस के लिए कोई अलग से डेफिनेशन नहीं है। अक्सर ये होता ही है कि ज़्यादातर जो वो मरीज़ जो डायलिसिस पे होते हैं, वो क्रॉनिक रीनल फेल्योर जिसे कहते हैं, उसमें होते हैं, ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे मरीज़ एनीमिक होते हैं। अगर वो इतना अनीमिया उसको है, जैसे मैंने बताया, कंडीशन वही है, अगर 8 ग्राम से कम उसका हीमोग्लोबिन है, तो उसको खून चढ़ाया जा सकता है, उसको चढ़ाया जाता है। तो ये नहीं कि वो डायलिसिस का पेशेंट है इसलिए फ़ौरन ज़रूरत उसको पड़ेगी। वो खून चढ़ाया जा रहा है उसको अनीमिया की वजह से। अगला सवाल डॉक्टर साहब, क्या एक ब्लड डोनर बहुत सारे मरीज को फायदा पहुंचा सकता है? जी, ये आपने बड़ा सवाल किया जो बहुत ही टेक्निकल है। इसका जवाब वो ये है कि एक डोनर खुद फायदा नहीं पहुंचा रहा है, बल्कि उस डोनर से जो ब्लड लिया जा रहा है, जिसे हम कहते हैं होल ब्लड। होल ब्लड का मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊं। WHO होल ब्लड मतलब एक ब्लड जो है, जो एक बोतल में लिया जाता है, एक यूनिट एक बैग में लिया जाता है, बोतल तो अब नहीं। तो उसके अंदर क्या क्या होता है, उसमें रेड ब्लड सेल्स भी होते हैं, उसमें वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं, उसके अंदर प्लेटलेट्स भी होती हैं, और उसके अंदर प्लाज्मा भी होता है। और प्लाज्मा में बहुत से कोएगुलेशन फैक्टर, जिससे ब्लड क्लॉट होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो अगर आपने होल ब्लड लिया और किसी मरीज को होल ब्लड ही दे दिया पूरा, उसको ज़रूरत है तो ठीक है, नहीं है तो इसी एक होल ब्लड से अब जो ज़्यादातर ब्लड बैंक, जो अच्छे ब्लड बैंक्स हैं, वो बनाते हैं कंपोनेंट्स। और कंपोनेंट किसको कहते हैं? इन सारी चीज़ों को अलग अलग किया जा सकता है। रेड ब्लड सेल्स को अलग कर देते हैं, वाइट ब्लड सेल्स भी अलग किए जा सकते हैं, प्लेटलेट्स अलग की जा सकती हैं, प्लाज्मा अलग किया जा सकता है। तो जिस मरीज़ को, मान लीजिए कि अभी ख़ास तौर से भी कुछ महीना पहले डेंगू बहुत फैला हुआ था और बहुत मौतें हुई हैं उसके अंदर, बहुत हर हॉस्पिटल में उसमें बहुत मरीज़ थे।
ऐसे मरीजों को जरूरत किस चीज़ की पड़ती है? डेंगू के पेशेंट में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो ब्लीडिंग की वजह से मर जाते हैं। उसको एनीमिया नहीं है, उसको रेड ब्लड सेल की जरूरत नहीं है, तो उसको हम क्यों चढ़ाएं? नतीजा ये कि उस मरीज को हमें सिर्फ प्लेटलेट देनी होती है। तो जो हमने प्लेटलेट अलग की है उसी एक ब्लड के यूनिट से, एक डोनर के ब्लड से, वो हम उसे खाली प्लेटलेट दे देंगे। दूसरा मरीज आता है जल करके, बर्न के केसेस में, उसमें जरूरत होती है उसको सिर्फ प्लाज्मा की, उसको जरूरत नहीं है रेड ब्लड सेल्स की, वो एनीमिक नहीं है, तो उसको खाली प्लाज्मा दे देते हैं। तीसरा मरीज आया जो एनीमिक है, मान लीजिए उसको रेड ब्लड सेल की जरूरत है, तो उसको हमने सिर्फ रेड सेल कॉन्सेंट्रेट दे दिया। ये उसी एक से निकल रहा है ये, तो 3 मरीजों को फायदा ही हुआ। आप ये एक पेशेंट आ गया जिसको मान लीजिए कि ब्लीडिंग जिसे कहते हैं, कुछ हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, हीमोफीलिया है या कोई और फैक्टर जो प्लाज्मा में होते हैं मुख्तलिफ, जो खून को क्लॉटिंग में मदद करते हैं, उसकी कमी है, तो उसको हमने प्लाज्मा दे दिया उसको हमने, या फैक्टर निकाल करके खाली फैक्टर 8 होता है जिसकी कमी से हीमोफीलिया होता है, वो दे दिया। तो आप ये देखिए कि एक ब्लड से, एक यूनिट ब्लड से अलग अलग कंपोनेंट्स करके 3-4 मरीजों को आराम से दिया जा सकता है और 4 मरीजों को फायदा हो सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आप अलग अलग डोनर लेके आए तो उन 4 मरीजों को 4 डोनर की जरूरत पड़ेगी सबको। जो हिंदुस्तान जैसे मुल्क में डोनर, जैसे आपके पहला सवाल था, बड़ी मुश्किल से डोनर मिलता है, वो डोनर को हम लोग कहते हैं वो हमारा बड़ा ही प्रेशियस गेस्ट होता है, मेहमान होता है हमारा, बड़ी उसकी आवभगत की जाती है, बड़ी खातिरदारी करनी पड़ती है। और मरीज के घर वाले जब लेके आते हैं तो उसको बड़े हाथ पैर जोड़ के, ज़्यादातर देखिए उसका तो एक वैसे कहा जाता है कि दिया रहता है उसके रिलेटिव्स ही देते हैं, या दोस्त अहबाब भी दे सकते हैं। बेस्ट डोनर वो समझा रहता है जिससे वॉलंटरी डोनर हम लोग कहते हैं, वो बेस्ट डोनर है जिसका कोई मरीज अस्पताल में नहीं है, वो कोई उस रिश्तेदार नहीं है, लेकिन वो आता है कहता है बस मैं, आप उसको हमारी ज़बान में फी सबीलिल्लाह कह सकते हैं, या वो यानी बिल्कुल यानी ह्यूमैनिटी के नाते, इंसानियत के नाते वो खून देना चाहता है, उसको इससे मतलब नहीं कि किसको दिया जाएगा, आया ब्लड देके चला गया, वो सबसे अच्छा डोनर होता है। दूसरा डोनर कौन सा कहलाता है? जो रिप्लेसमेंट, जिसपे सारे ब्लड बैंक चलते हैं और हिंदुस्तान में काम उसी से चलता है। मेरा भाई, मेरा रिश्तेदार, किसी का रिश्तेदार है एडमिट है तो उसके घर वाले, उसके रिश्तेदार, दोस्त अहबाब आके खून दे जाते हैं, ये रिप्लेसमेंट डोनर है। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए कि उसके यहाँ 4 मरीज हैं तो उसको 4 अलग अलग, जैसे मैंने बताया, कोई बर्न का केस है, कोई डेंगू का केस है, कोई एनीमिक है, तो उसे 4 डोनर लाने पड़ेंगे। और जो कंपोनेंट बनाया हमने उसमें एक ही डोनर से ये चारों का काम चल गया, तो इसका ये बहुत बड़ा फायदा है। डॉक्टर साहब, अब अगला सवाल ये है कि ब्लड बैंक में जो प्रिजर्व करते हैं वो किस तरह से प्रिजर्व करते हैं और कितने दिनों तक वो प्रिजर्व रहता है? ये भी आपने सवाल बड़ा अच्छा और बहुत टेक्निकल सवाल किया है। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा था, मकसद क्या है हमारा, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो आइडियल ये कि मरीज को जो ब्लड दिया जाए वो बहुत अच्छा हो। अच्छी क्वालिटी से क्या मतलब, यानी जिस मकसद के लिए दिया जा रहा है वो पूरा होना चाहिए, पेशेंट को उससे फ़ायदा हो, तो ब्लड की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये धीरे धीरे वक्त के साथ साथ, तो यानी जब ब्लड मरीज़ को दिया जा रहा है, जो ख़ास तौर से जो आरबीसी दी जा रही है वो पेशेंट को, जो सेल्स दिए जा रहे हैं, उनमें वो अपना काम कर सकें, उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी और उनकी वायबिलिटी कितने दिन चल सकते हैं वो होता है। उसके लिए वक्त के साथ साथ, आज से बरसों पहले तक सिर्फ ब्लड को सिर्फ 21 दिन के लिए ब्लड बैंक में रखा जा सकता था, और ब्लड बैंक में 2 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, 2 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेफ्रिजरेटर में ब्लड को रखा जाता है। पहली चीज़ तो ये है कि उसको किस टेम्परेचर पे रखा जाना चाहिए, 2 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। दूसरे ये डिपेंड करता है कि जिस चीज़ में, जिस एंटीकोगुलेंट या प्रिजर्वेटिव में रखा जा रहा है, वो प्रिजर्वेटिव कितने दिन तक उसको वायबल रख सकता है, ब्लड जो है कारामद रह सकता है। ये इस पर डिपेंड करता है कि कौन सा प्रिजर्वेटिव आप यूज़ कर रहे हैं। आजकल आम हालात में जो हम लोग यूज़ करते हैं वो उसमें 35 दिन 35 डेज रखा जा सकता है उसको, और उससे भी एक अच्छा आता है जिसमें 42 डेज तक रख सकते हैं, 42 दिन तक, इससे ज़्यादा नहीं। ये तो मैं बता रहा हूँ आपको रेड ब्लड सेल्स वगैरह ऑफ होल ब्लड, जो होल ब्लड और रेड ब्लड सेल्स जो रखा जा सकता है उसके अंदर। अब दूसरा कि और ये 35 दिन के बाद भी ब्लड, अच्छा एक गलतफहमी और लोगों की दूर करा दूं मैं, जो अक्सर लोगों को रहता है, ताज़ा खून, फ्रेश ब्लड, जैसे लग रहा है कि फल खरीदने जा रहे हैं, सब्जी खरीदने जा रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, ये हमारे बहुत से डॉक्टर हजरात भी सवाल करते हैं, जो हम ब्लड बैंक से मांगते हैं कि साहब हमें फ्रेश ब्लड दीजिए। भाई फ्रेश ब्लड क्यों दिया जाए जब 35 दिन तक ब्लड बिल्कुल इस्तेमाल किया जा सकता है, और हर आदमी को अगर फ्रेश ब्लड दिया जाएगा 2 दिन पुराना, तो ब्लड बैंक तो चल ही नहीं सकता, खाली हो जाएगा स्टॉक ब्लड बैंक का। हाँ,
नतीजा ये कि ब्लड बैंक को अगर 35-34वां दिन भी है तो ब्लड इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रेश ब्लड के लिए बहुत कुछ कंडीशन हैं, कुछ शराइत हैं जिनमें दिया जाना चाहिए वो फ्रेश ब्लड। बाकी ज़्यादातर केसेस में आप ब्लड दे सकते हैं जितने दिन तक उसको ब्लड बैंक में सही कंडीशन में प्रिजर्व किया गया है, उसको छोड़ दीजिए आप। तो ये तो रेड ब्लड सेल्स और होल ब्लड की बात है। अभी जो आपके इससे पिछले सवाल से मुताल्लिक है ये सवाल कि एक ब्लड यूनिट से बहुत सी कंपोनेंट्स अलग किए जा सकते हैं। प्लेटलेट जो उसमें से निकाली जाती है जनाब, वो प्लेटलेट को रूम टेम्परेचर पर रखा रहता है, फ्रिज में नहीं रखा जाता, और वो सिर्फ 5 दिन रखी जा सकती है। तो उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो बहुत कम होती है। तो डेंगू के ज़माने में क्या करते थे, रोज़ मरीज 10-10, 20-20, 25 मरीजों को प्लेटलेट की ज़रूरत है और एक मरीज को कई यूनिट की ज़रूरत है, तो बना के रखना पड़ता था, स्टॉक तैयार रहना चाहिए। और मरीज आए या ना आए 5 दिन में ख़राब हो जाती है वो, 5 दिन के बाद उसको नहीं दिया जा सकता। इसके बरक्स जो प्लाज्मा निकाला है उसी डोनर से, उनके ब्लड से, उसको -30 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर डीप फ्रीजर के अंदर 1 साल तक रखा जा सकता है। तो एक कंपोनेंट प्लाज्मा 1 साल तक रखा जा सकता है, जिसका इस्तेमाल बहुत होता है बर्न के केसेस में, फैक्टर डेफिशिएंसी वगैरह में। प्लेटलेट 5 दिन रखी जा सकती है। रेड ब्लड सेल और जो होल ब्लड है उसको 35 डेज या 42 डेज तक रखा जा सकता है। इस बात पर डिपेंड करता है कि किस एंटीकोगुलेंट या प्रिजर्वेटिव के अंदर उसको रखा गया है, 2 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड पे। डॉक्टर साहब, बहुत अहम गुफ्तगू, लेकिन मैं ये ज़रूर आपसे गुजारिश करूँगा कि एक ऐसी अपील जो ख़ास तौर से खून देने वालों के लिए और जो ब्लड डोनेट करना चाहें, वो तमाम चीज़ें जो इस पूरी गुफ्तगू का लब्बो लुआब हो, ये हमारे नाजरीन के लिए एक मैसेज ज़रूर अपनी तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल, यकीनन मैं हर उस शख्स से जो सेहतमंद है, जिसे कोई बीमारी नहीं है, मैं वो ये समझ ले कि खून किसी को डोनेट करना, वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी ज़ात से ताल्लुक़ रखता हो, वो उसका एक फ़रीज़ा है। अगर शरई इंसान है, रिलीजस है, तो वो समझ ले कि उसकी रिलीजस ड्यूटी है, उसका शरई फ़रीज़ा है। और अगर नहीं है तो कम से कम इंसान तो है ही वो। तो इंसानियत की हैसियत से किसी को खून देना, आप किसी रिलीजन पे, किसी मज़हब पे यकीन रखते हो ना रखते हो, आप इंसानियत पे तो यकीन रखते हैं। किसी के वक्त पे काम आना बहुत बड़ी बात है। और दूसरी कोई भी गलतफहमी आपके जहन में अगर है कि खून देने से किसी किस्म की कमज़ोरी होती है, कुछ है, तो बिल्कुल निकाल दीजिए आप। खून का ब्लड डोनेशन से आपको फ़ायदा तो हो सकता है, नुकसान कोई नहीं होगा, बशर्ते कि जो ब्लड बैंक में जब आपका ब्लड लिया जा रहा है तो वो सारी शराइत आप पूरी करते हो, सारी कंडीशंस फुलफिल करते हैं जो एक हेल्दी डोनर के लिए होनी चाहिए। ये आपसे, जिस ब्लड बैंक में आप ब्लड डोनेट करने जाएंगे, वहाँ आपसे बहुत से सवाल किए जाएंगे। आप हर सवाल का ईमानदारी से जवाब दीजिए और फिर आप ब्लड डोनेट कर दीजिए खुशी खुशी। कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह आपकी सेहत के लिए बेहतर ही होगा। नाजरीन, ये था प्रोग्राम सेहतमंद ज़िंदगी। आपने तमाम बातें समाअत फरमाई। हमारे मेहमान प्रोफेसर रियाज मेहंदी साहब, जिनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस गुफ्तगू के साथ कि हम आने वाले दिनों में अपने तमाम उन मेहमान से जो अपनी फील्ड में महारत हासिल किए होंगे, उनसे गुफ्तगू करते रहेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप देखते रहिए खदीजा टीवी और अपने मेज़बान अतहर काज़मी को इजाज़त दीजिए। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।